अब आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन पे। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है। कभी भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो सबसे ज़रूरी उसका पॉइंट क्या है, एप्लीकेशन। ठीक है, इसका एप्लीकेशन है क्या, तभी हम इसे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सैंपल में किसी भी एलिमेंट का कितना कंसंट्रेशन होता है, मतलब कोई भी सैंपल है आपका, उसमें एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट है उसका कितना कंसंट्रेशन है या कौन कौन सा एलिमेंट है, ये सब आइडेंटिफाइड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सैंपल के तौर पे हम इसमें रेडीमेड फूड प्रोडक्ट ले सकते हैं। जैसे मार्केट पर हम रेडीमेड जो फूड है, जैसे नूडल्स है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है। ठीक है, इस तरह के सैंपल को हम क्या करते हैं, इसमें एलिमेंट का डिटेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि अब एलिमेंट कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे एल्कली मेटल की मैं बात करूं तो एल्कली मेटल कैसे कैसे होते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, एल्केलाइन अर्थ मेटल की बात करूं तो इसमें कैल्शियम, बेरियम और मैग्नीशियम। ठीक है, इस तरह के एलिमेंट का कितना कंसंट्रेशन हो सकता है या फिर कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, ये सब जानने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि किस तरह के प्रोसेस इसमें परफॉर्म की जाती है। मतलब हम इस सैंपल में कोई एलिमेंट का कितना कंसंट्रेशन है या कौन सा एलिमेंट है, इसको पता करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम सैंपल का सॉल्यूशन प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, एनालाइज करने के लिए हमको क्या करते हैं, उसको इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं। अब देखो, जो सैंपल होता है आपका वो सॉलिड भी हो सकता है, तो सॉलिड को हम क्या कर सकते हैं, उसको लिक्विड, उसको सॉल्वेंट में क्या कर सकते हैं, मिक्स करके उसका सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। मतलब अगर जो आपका सैंपल आपने लिया है वो कौन से फॉर्म में है, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में यहाँ पर है, आ रहा है समझ में। फिर क्या करते हैं, सैंपल प्रिपेयर होने के बाद इस सैंपल को हम क्या होता है, वह ट्यूब किसमें, इंस्ट्रूमेंट की, ये आपका इंस्ट्रूमेंट का क्या है, आपका फर्स्ट चैम्बर है। क्या है, आपका फर्स्ट चैम्बर है। तो सैंपल प्रिपेयर होने के बाद इस सैंपल को हम ट्यूब से इंस्ट्रूमेंट के फर्स्ट चैम्बर में डालते हैं। इस फर्स्ट चैम्बर को हम क्या कहते हैं, इसको पहले भी मैंने पढ़ाया है, इस फर्स्ट चैम्बर क्या कहलाते हैं, न्यूब्यूलाइजर। क्या कहते हैं इसे, न्यूब्यूलाइजर कहते हैं। न्यूब्यूलाइजर में ये जो सैंपल होता है वो टीनी ड्रॉपलेट्स में, मतलब देखो ये जो सैंपल है यहाँ पर वो किस में कन्वर्ट हो गया, टीनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये किसके थ्रू होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर क्या होता है, फ्यूल या ऑक्सीडेंट सेट करके रखे हैं, इसी के कारण ये जो सैंपल है आपका, सैंपल के जो एलिमेंट, जो सैंपल है आपका किस में चेंज हो जाता है, टीनी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो टीनी ड्रॉपलेट्स है वो इनर्ट गैस के द्वारा कहाँ जाता है, फ्लेम में जाता है। आगे किस पे जाता है, वो फ्लेम तक जाता है। आगे समझे इतना, ये सब पॉइंट आपको समझ में आया। उसके बाद हम देखते हैं, जो फ्लेम का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करके करके रखने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूल और ऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट को सप्लाई भी क्या करते हैं, इसको मतलब जब फ्यूल से हम गैस को सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसका भी हमको क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। आ रहा है समझ में। डिफरेंट फ्यूल के जो डिफरेंट टाइप के जो फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट जो हम यूज़ करते हैं, और उसी बेस पे हम क्या करते हैं, उस फ्लेम के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है कि जो फ्यूल ऑक्सीडेशन जो आपका गैस का मिक्सचर है, उसके लिए क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर होता है। अगर आपने मान लो ये गैस यूज़ किया है, एसिटिलीन एयर को यूज़ किया है, तो आप उसके लिए अब टेम्परेचर आपको मेंटेन कितना करना पड़ेगा, ये कितना करना पड़ेगा, 2300 टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपने मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर लिया है, तो उसके लिए आपको कितना टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, 2650 अकॉर्डिंग हमको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो जो सैंपल के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, जो सैंपल के मॉलिक्यूल है, नेबुलाइजर में जो टीनी ड्रॉपलेट्स होती है वो फ्लेम में गुजरती है। फ्लेम में पहुंचने के बाद यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट, मतलब फ्लेम में जब वो गुजर जाएगा, मतलब ये जो टीनी ड्रॉपलेट्स है फ्लेम में गुजर जाएगा, तो उसके लिए क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक, इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप होगा। और इसमें अब इसके लिए स्टेप हम पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप होता है डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन का मतलब होता है कि सैंपल प्लस सॉल्वेंट जो होता है, मतलब सैंपल किस में मिक्स रहता है, आपका सॉल्वेंट में होता है, तो फ्लेम में जैसे ही पहुँचेगा,
मतलब फ्लेम में पहुँचने के बाद सबसे पहले क्या होता है, सॉल्वेंट पे क्या हो जाएगा, इवोपरेशन हो जाएगा। तो सॉल्वेंट का इवोपरेशन होना ही क्या कहलाता है, आपका पहला पॉइंट है डिसॉल्यूशन। क्या कहलाता है, आपका डिसॉल्यूशन होगा। अब सॉल्वेंट इवोपरेट होने के बाद सिर्फ सैंपल के मॉलिक्यूल ही क्या होंगे, बचेंगे, जो कि क्या होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब जो आपका यहाँ पर पहले तो सबसे पहले क्या हो गया, आपका सॉल्वेंट ही उड़ गया। और सॉल्वेंट उड़ने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो भी आपके एलिमेंट बचे हुए हैं, ठीक है, वो एलिमेंट क्या होंगे, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन। इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, तो ये सेकंड पॉइंट क्या है, आपका वेपोराइजेशन स्टेप। अब थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, एटोमाइजेशन। अब एटोमाइजेशन किसे कहते हैं, गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाते हैं। मतलब एटम जो है वो क्या करेंगे, जो एलिमेंट है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एटम प्रोड्यूस करेंगे। और इस स्टेप को क्या बोलते हैं हम, एटोमाइजेशन। मतलब जो एलिमेंट है या जो मॉलिक्यूल है वो टूट जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एलिमेंट या मॉलिक्यूल का एटम में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, एटोमाइजेशन कहलाता है।